नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा की सभी देशवासियों को दी ढेरों शुभकामनाएं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी शुभकामनाएं। लिखा, भगवान बुद्ध के संदेश मानवता के पथ प्रदर्शक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलत्ती का आया फोन। भारत मिस्र के बीच आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर हुई चर्चा। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बैठक आज सीज फायर जारी रखने पर होगी बातचीत। 12 बजे होगी दोनों डीजीएमओ की बातचीत। जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर बने सलाल बांध में दिखा बदलाव, एक गेट खुला नजर आया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भीषण सड़क हादसा, 13 लोगों की मौत, कई घायल। यूपी में आधी रात को भूकंप के तेज झटके, घबराकर बाहर निकले लोग, खतरनाक मापी गई तीव्रता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज देश भर में मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है, तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं दी गई। एक्स पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। सत्य, समानता और सद्भाव के सिद्धांत पर आधारित उन्होंने लिखा, और साथ ही लिखा कि भगवान बुद्ध के संदेश मानवता के पथ प्रदर्शक, त्याग और तप को समर्पित रहा उनका जीवन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों को शुभकामनाएं दी गई हैं। तो ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर ट्वीट कर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर बैठक होगी। सैन्य ऑपरेशन प्रमुख डीजीएमओ के बीच आज अहम बैठक होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीज फायर को लेकर आगे की रणनीति इस बैठक में तय की जाएगी। दोनों देशों के बीच तनाव में कमी आएगी। सीज फायर ऐलान के बाद से तनाव में कमी आई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। तो सीज फायर के बाद सामान्य हो रहे हालात, और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज बातचीत होगी। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बैठक होने वाली है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सीज फायर के बाद सामान्य हो रहे हैं हालात। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर बैठक, सैन्य ऑपरेशन प्रमुख डीजीएमओ के बीच आज अहम बैठक होगी।
सीज फायर को लेकर इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो दोनों देशों के बीच तनाव में कमी आई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज बातचीत होने वाली है। आज कैसे आगे की रणनीति बनाई जाएगी, क्या कुछ चर्चा होगी, जरा दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। देखिए, भारत पाकिस्तान को दोनों के बीच सीमा पर शांति बहाली की दिशा में आगे की ओर आज कदम और बढ़ सकते हैं और इसको लेकर पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओ के बीच बैठक होगी। इस बैठक में सीज फायर को लेकर बड़ा उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से दोनों देशों की तरफ से सीज फायर को लेकर किया गया था आपस में समझौता, और उस समझौते के बाद भी सीमा पर नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन पाया गया। हालांकि अब 2 दिन की मॉनिटरिंग के बाद आज 12 बजे जब डीजीएमओ पाकिस्तान और भारत की बैठक होगी, इसमें सीज फायर आगे किन शर्तों के साथ रहेगा और अगर सीज फायर का उल्लंघन किसी के तरफ से नियंत्रण रेखा पर या फिर चाहे वो जमीनी स्तर पर हो, वायु मार्ग हो या जल सेना हो, कहीं भी अगर कहीं पर अगर सीज फायर का उल्लंघन मिलता है तो फिर भारत की तरफ से युद्ध स्तर का जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ये पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया। अब दोनों देशों के बीच इस पत्र मिलिट्री ऑपरेशन पर बात होनी है कि सैन्य ऑपरेशन दोनों की तरफ से नहीं होगा, और इसको लेकर जब पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओ बैठेंगे तो उसमें भारत का पहले ही रुख साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ अगर पाकिस्तान कोई भी कदम उठाता है, आतंकवादियों को पालता पोसता है और आतंकवादियों को बढ़ावा देता है, घुसपैठ कराने की भारत की सीमा के अंदर कोशिश करता है, तो सीज फायर नहीं माना जाएगा और भारत उसको करारा जवाब देगा। इसके साथ ही साथ ये कहा गया है कि अगर जिस तरह से पहले भी भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुए हैं, लेकिन सीज फायर लगातार पाकिस्तान समय समय पर तोड़ता रहा है, इस बार ये उसको साफ और खुला संदेश दिया जाएगा कि पहले की तरह का इस बार सीज फायर नहीं होगा। पहले जब सीज फायर होता था उसके बाद भी पाकिस्तान सीज फायर आए दिन उल्लंघन करता था, लेकिन इस बार साफ संदेश पाकिस्तान को दिया जाएगा कि सीज फायर इस बार अगर तोड़ा तो युद्ध स्तर का जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से दी जाएगी। दूसरा क्या है कि जल संधि को लेकर जो सिंधु का जल संधि समझौता है जो भारत सरकार ने रद्द किया है और उसको अभी बरकरार रखा है, इसको लेकर पाकिस्तान चाहता है कि उसको छूट मिले। जो पानी वाली बात है वो भारत पुराने स्तर की ही बात रखे जो पहले चल रही, लेकिन भारत सरकार की तरफ से मना कर दिया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं और उसके बाद जो पाकिस्तान के तरफ से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है उन पर कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान के सामने शर्त रखी जाएगी कि जो भी पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हैं उनकी सूची भारत की तरफ से सौंपी जाएगी। भारत उनको चिन्हित करके तथ्यों के साथ और स्थान के नाम और उनके नामों के साथ देंगे कि वो उनके यहाँ मौजूद हैं जो भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुए हैं, उन पर पाकिस्तान कार्रवाई करे। तो इस तरह से सीज फायर की जो कार्रवाई है उसको लेकर दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति बहाली हो और दोनों तरफ शांति रहे, इसको लेकर सीज फायर पर आज जो डीजीएमओ की बैठक होगी तो उसमें निकल के आएगा कि किन किन बिंदुओं पर दोनों देशों के बीच में समझौता बन गया है, किन बिंदुओं पर अभी समझौता नहीं हो पा रहा है, उस पर अगली डीजीएमओ की फिर बैठक होगी या आज की ही बैठक में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। लेकिन उम्मीद कम ही है कि आज की बैठक में पूर्णतः एक बार फाइनल हो जाए। मुझे जो लगता है पुराने जो इतिहास है उसके हिसाब से देखा जाए कि कई दौर की बैठकें डीजीएमओ के बीच हो सकती हैं और आज जो होगा उस पर कई चीजों पर समझौता बन सकता है और कई चीजों के लिए अगली बैठक हो सकती है। जिस तरीके से सीज फायर का जब ऐलान हुआ तो अमेरिका की मध्यस्थता के चलते ऐलान हुआ था, आज की बातचीत में जानकारी यह है कि कोई भी अन्य देश शामिल नहीं होगा। अखिलेश जी, देखिए, अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता और सीज फायर कराने का ऐलान ट्विटर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था। हालांकि उसके कुछ समय बाद जब भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय थी, उसमें साफ कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान का ये द्विपक्षीय मामला है
इसमें किसी तीसरे की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, और ना तो पहले कभी मध्यस्थता की भारत ने बीच में लाने की बात की, और ना इस बार कोई मध्यस्थता की बात है। भारत ना तो किसी की मध्यस्थता आगे चाहेगा, और ना उसने इससे पहले कोई मध्यस्थता चाही। तो ये जो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था और अमेरिका की तरफ से किया गया, हाँ, इसमें अमेरिका की तरफ से दोनों देशों के बीच शांति की बहाली की दिशा में बातचीत दोनों देशों से जरूर की गई थी। भारतीय विदेश मंत्री से भी की गई थी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री से भी की गई थी, और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष से भी बात की गई थी, और वहां के विदेश मंत्री से भी बात की गई, भारतीय विदेश मंत्री से बात की। ये चीजें तो अमेरिका के तरफ से दोनों देशों के शांति बहाली के लिए की गई थी। लेकिन सीज फायर को लेकर भारत सरकार ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि ये द्विपक्षीय मामला है, इसमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, इसमें किसी के मध्यस्थता की जरूरत नहीं। जो भी मुद्दे पाकिस्तान और भारत के बीच में है वो दोनों देश आपस में बैठकर सुलझाएंगे, और इसमें हम किसी की मददता ना तो चाहते हैं और ना तो आगे चाहेंगे, और नहीं मुझे जरूरत है। धन्यवाद। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां आज दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी। आगे की रणनीति इसमें तय की जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर बैठक होने वाली है। और देश की बात में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है, तथागत गौतम बुद्ध की जयंती पर नमन किया। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं गौतम बुद्ध का ही मार्ग सच्चा राजधर्म है, मायावती ने ये बातें कही, और साथ ही लिखा कि पड़ोसी देश को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है, एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर किया है, तथागत गौतम बुद्ध की जयंती पर नमन किया। तो गौतम बुद्ध का ही मार्ग सच्चा राजधर्म है, मायावती ने ये बातें पोस्ट में लिखी, और साथ ही लिखा कि पड़ोसी देश को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है, तथागत गौतम बुद्ध की जयंती पर नमन किया, एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि गौतम बुद्ध का ही मार्ग सच्चा राजधर्म है। फिलहाल देश की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी लग जाए, और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। अब खबर प्रयागराज से है जहां जोगिंदर कुमार प्रयागराज के बने पुलिस आयुक्त। जोगिंदर कुमार प्रयागराज के नए पुलिस आयुक्त बने हैं। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं कानपुर रेंज के आईजी जोगिंदर कुमार प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बने हैं। प्रदेश सरकार ने 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इसी के साथ आपको बता दें तरुण गाबा को लखनऊ रेंज का आईजी नियुक्त किया गया है। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से हम जानकारी आपको बता रहे हैं जोगिंदर कुमार प्रयागराज के नए पुलिस आयुक्त बने हैं। कानपुर रेंज के आईजी जोगिंदर कुमार प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बने। प्रदेश सरकार ने 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया।
प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जोगिंदर कुमार प्रयागराज के पुलिस आयुक्त बने। तो यूपी सरकार ने 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कानपुर रेंज के आईजी जोगिंदर कुमार प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बने हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश किया है। कसिया थाना क्षेत्र में बैरिया चौराहे के पास एक टाटा डीसीएम वाहन से 189 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। शराब की कुल कीमत वाहन सहित करीब 24 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। कसिया थाना क्षेत्र में सक्रिय पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। बिहार की ओर जा रही एक डीसीएम वाहन संख्या यूपी 52T को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 189 पेटी ऑफिसर्स चॉइस ओरिजिनल विस्की बरामद की गई है। प्रत्येक पेटी में 48 पाउच थे और एक एक पाउच में 180 ml शराब भरी हुई थी। तो कुल मिलाकर करीब 9072 पाउच यानी कि करीब 1432 लीटर शराब बरामद की गई है। इस अवैध शराब के साथ वाहन चालक और तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना कसिया एवं स्वाट टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए थाना कसिया क्षेत्र के बैरिया चौराहे के पास एक डीसीएम से अवैध तरीके से 189 पेटी अंग्रेजी शराब जो कि बिहार राज्य तस्करी हेतु ले जाया जा रहा था को पकड़ा गया है, जिसमें एक अभियुक्त जिसका नाम अनिल कुमार पुत्र चंद्रमा पांडे निवासी गोपालगंज जिला बिहार का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी के आधार पर थाना कसिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर उन्नाव जनपद से है, जहां पर दंपत्ति से लूट के मामले में हसनगंज पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के बरहौली जहानपुर के पास बेखौफ लुटेरे ने दिन दहाड़े तमंचे की नोक पर दंपत्ति के साथ लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया था। रसूलपुर बकिया ग्राम पंचायत के मजरागंज निवासी बबलू अपनी पत्नी ममता व छोटी बेटी के साथ दोपहर बाइक पर सवार होकर औरास थाना के कबरोई गाँव ससुराल जा रहा था। अभी ये
गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर बहरोली जहानपुर गांव के पास पहुंचा और रसूलपुर बकिया की तरफ से 2 अपाचे बाइक से 4 युवक आकर तमंचे के बल पर पत्नी के गले से सोने का हार, मंगलसूत्र, झुमकी सहित बेटी के गले में पड़ा सोने का हार लूट ले गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जांच पड़ताल की और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसओजी टीम से लुटेरों की मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में 2 लुटेरों के साथ पुलिस ने इस मुठभेड़ में लुटेरे घायल हुए हैं, उनके पैर में गोली लगी है। विकास पुत्र भुल्लू ठाकुरगंज लखनऊ और इम्तियाज पुत्र वसीम सलीमपुर पतौरा लखनऊ को पुलिस ने धर दबोचा। लुटेरों के पास से लूट में इस्तेमाल की गई दोनों मोटरसाइकिल व तमंचा और लूटा गया सारा सामान बरामद कर लिया गया है। और वाहनों की चेकिंग की रही थी। उसी समय 2 अपाचे पर, एक काले रंग की और सफेद रंग की अपाचे सेजदारी को आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो इन लोगों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में 2 अभियुक्त घायल हुए, 2 को मौके से गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त में इब्राहिम पारा जनपद लखनऊ का रहने वाला है, दूसरा आरिफ औरास का रहने वाला है और जो गिरफ्तार किए गए हैं मौके से उसमें एक इम्तियाज और विकास है। पूछताछ से यह पता चला कि हसनगंज में जो 9 मई को लूट हुई थी उस लूट में लोग शामिल थे, जिसके संबंध में हसनगंज में मुकदमा अपराध संख्या 125/25 पंजीकृत है। इसके अलावा इनके पास से 2 अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और लूटी हुई सामग्री बरामद की गई है। इनको घायलों को सीएससी हसनगंज में एडमिट करवाया गया है। आगे की शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक कलयुगी बेटे ने अपने ही मां के सिर पर पत्थर कूचकर उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजते हुए आरोपी बेटे की तलाश शुरू कर दी है। बताते चले कि ये मामला मंझनपुर थाना इलाके के सोनारन का है, जहाँ एक पत्नी अपने स्वर्गीय पति शहजादे उम्र 75 वर्ष का बेटा मोहम्मद जाहिद ने खिड़की पर लगा पर्दा हटाने की बात को लेकर गुस्से में आकर मां के सिर पर पत्थर मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी देते हुए सीओ सदर शिवांक सिंह ने बताया कि महिला को उसी के बेटे ने ईंट से पत्थर मारा था, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जनपद कौशाम्बी के थाना मंझनपुर के अंतर्गत दिनांक 10/5/2025 को शाम को लगभग 5:45 पर एक सूचना मिली कि सोनारन का पूर्वा नामक मोहल्ले के अंतर्गत एक मां मेहरुनिसा नाम की 75 वर्षीय मां को उसी के बेटे जाहिद द्वारा ईंट मार दिया गया। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस में घायल को लेकर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। और अब खबर सीतापुर से है, जहां बारातियों और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हुई है। सीतापुर में बारात के दौरान बड़ा बवाल हो गया। जिले के खैराबाद इलाके से बारात आई थी। ग्रामीणों से वाद विवाद के दौरान मारपीट हुई। बारात में द्वारचार से पहले मारपीट हुई। मामला इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे, इस मारपीट में कई लोग घायल हुए। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया, साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। और सदरपुर इलाके के बनबीरपुर इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं।
और अब बात कर रहे हैं हमीरपुर की। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवती को अभद्र टिप्पणी करना युवक को भारी पड़ा। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, राह चलती युवती को युवक ने अभद्र टिप्पणी की। युवक का कॉलर पकड़कर युवती ने सदर कोतवाली ले गई और युवती और उसके पिता ने पिटाई की। युवक को बीच रोड पर जमकर पीटा। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, युवक को बीच रोड पर जमकर पीटा। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। हमीरपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सदर कोतवाली क्षेत्र के अस्पताल रोड का ये मामला। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं सोनभद्र की। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई है। इस हादसे में एक की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। इस हादसे में एक की मौत हो गई है, तो वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के सालियार के पास एक ढाबे पर पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई है, जिसमें एक युवक नईम इस फायरिंग में घायल हुआ है, जिसे आनन फानन में रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां से उसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर ऋषिकेश रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक विवाद के फैसले को लेकर बुलाई गई पंचायत में हिस्ट्री शीटर ने फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। दोनों ओर से फायरिंग में एक नईम नाम का युवक घायल हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सालियर का है, जहां एक आपसी विवाद के निपटारे के लिए मौजूद लोगों की पंचायत बुलाई गई। बताया गया कि इस पंचायत पुहाना निवासी नईम और रईस भी शामिल थे। वहीं हिस्ट्री शीटर रोहित राणा निवासी करौंदी भी इस पंचायत में शामिल था। रोहित बाबू हत्याकांड में भी शामिल था। इस पंचायत में दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कर रहे थे। इसी दौरान एक पक्ष की ओर से बैठे युवक ने गोली चला दी।
अभी हमारे पास सूचना आई थी कि सालियर के पास पर दो पक्षों में आपस में लड़ाई हुई है तथा एक व्यक्ति को गोली लगी है और व्यक्ति को फौरन अस्पताल ले जाया गया और उसके हाथ में गोली लगी है और अभी एम्स रेफर कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला इनका आपस में छुटपुर का बताया जा रहा है, बुहाना और छुटपुर का बताया जा रहा है। छुटपुर में इनकी आपसी रंजिश बताई जा रही है, जिस संबंध में यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और आपस में कुछ तलाशी की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है। ऐसा जब भी कुछ यहाँ पर बरामद नहीं हुआ, जब फॉरेंसिक टीम आ जाएगी उस पर देखा जाएगा। हाँ, यहाँ पर 2 वाहन भी यहाँ पर छोड़ के भागे हुए हैं, उसके संबंध में उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अब बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर की, जहां रायपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिकअप ट्रक ट्रेलर की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 महिलाएं, एक 6 माह का बच्चा भी शामिल है। तो रायपुर से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पिकअप ट्रक में करीब 50 से ज्यादा लोग सवार थे। 15 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं और घायलों को इलाज के लिए मेकाहारा हॉस्पिटल लाया गया है। तो रायपुर बलौदा बाजार रोड पर यह भीषण हादसा हुआ। पुलिस और बचाव दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। तो रायपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और बचाव दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मृतकों में 9 महिलाएं, एक 6 महीने का बच्चा शामिल। तो पिकअप ट्रक में करीब 50 से ज्यादा लोग सवार थे। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। 15 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए मेकाहारा हॉस्पिटल लाया गया। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। बलौदा बाजार रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। पुलिस और बचाव दल ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ है, फिलहाल घायलों का इलाज कहाँ चल रहा है, उनकी स्थिति क्या है और क्या कैसे ये हादसा हुआ, क्या कुछ पूरा मामला, क्या अपडेट आपके पास दर्शकों को बताएं। अभिषेक जी आपको मैं बता दूं कि रायपुर में जिला अस्पताल जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति अस्पताल है, वहां पे 15 घायलों को लेके आए गए हैं। 15 घायलों को लेके आए गए हैं और जिनका इलाज अभी जारी है।
और बताया कि जो दो ट्रक आपस में झड़प हुआ, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। अभिषेक, हादसे की वजह क्या थी? हादसे की वजह रात तो करीबन 12 बजे की घटना है। स्पीड ट्रक आ रही थी, उसी में ये घटना घटी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये रायपुर से खबर आपको बता रहे, इस हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चटौत से कुछ लोग इकट्ठे कार्यक्रम बानों गए हुए थे। कार्यक्रम के बाद वापस आ रहे थे, जिसमें स्वराज मार्ग में सवार होकर वापस आ रहे थे। जिसके द्वारा रामनवमी के पास में एक स्वराज मार्ग और बड़े डंपर के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके टकराने के बाद में जो स्वराज मार्ग था इम्बेलेंस हो गया और आगे जाकर दूसरे वक्त डंपर के साथ 12 से जिसके कारण उसमें बैठे हुए थे वो उछल करके नीचे गिर गए। उसमें से कुल 13 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं और 12 लोग अन्य जो घायल हुए हैं। और अब खबर रोहतक से है, जहां हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा का भारत पाक के बीच हो रही गोलीबारी के बाद हुए सीज फायर पर बयान दिया है। शिक्षा मंत्री बोले, राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों ने जो किया उसका भारत को उसका मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी था। राजनीतिक परिपक्वता और सामाजिक परिपक्वता में सभी ने कहा कि बार बार निहत्थे लोगों को मारा जा रहा, उनकी कमर तोड़ी जाए। भारत ने ऐसी कमर तोड़ी कि कोई भी आतंकी देश दोबारा ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। आगे कहा कि उनको लगता है कि बॉर्डर पर ही कार्रवाई होगी, मगर देश के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर घुसकर कार्रवाई हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि अब वो ऐसा करेगा। अगर उसने ऐसा फिर किया तो आर पार ही होगी। जिस प्रकार से आम आदमी के अंदर गुस्सा था, अब इनको सबक सिखाया है। युद्ध कोई नहीं चाहता, मगर वे ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता है तो भारत उसका जवाब दे सकता है जितने की आवश्यकता है। आज रोहतक की दादा लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में वार्षिक अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा पहुंचे थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को विजुअल एंड आर्ट्स अवार्ड देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में शुरू होने से पहले पहलगाम में 26 लोगों के आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया था। देखिए, जो कृत्य राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने किया उसका मुंह तोड़ जवाब देना भारत के लिए बहुत जरूरी था। और भारत की राजनीतिक परिपक्वता कहिए इसको, और राजनीतिक परिपक्वता नहीं बल्कि समाज की परिपक्वता भी बोलिए कि सब समाज ने मिलकर ये कहा कि बार बार जो हमारी भावनाओं को कुचला जा रहा है, बार बार जो निहत्थे लोगों को कत्लेआम करके वो लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी कमर तोड़ी जाए। तो आज भारत ने ऐसी कमर तोड़ी है कि अब पाकिस्तान दोबारा या कोई भी आतंकवादी देश दोबारा ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। ये तो ये सोच रहे थे कि बॉर्डर के साथ जैसे पहले 1-2 बार भारत ने कार्रवाई की है तो बॉर्डर के साथ के एरिया में कोई कार्रवाई होगी। रुक करते हैं अगली खबर का। बेमेतरा जिले में आवास को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। जहां बीते दिनों आवास के नाम पर रोजगार सहायक द्वारा रुपए की मांग की गई, जिसका ऑडियो वायरल हुआ, तो वहीं अब आवास में नाम जोड़ने के बाद उसका नाम हटा दिया गया है। कारण बताया गया कि वो किसी नियमों में अपात्र होंगे। वहीं दंपत्ति आवास में अपात्र होने को लेकर सरपंच सचिव की साजिश बता रहे हैं, जो राजनीति के चक्कर में उसे अपात्र घोषित कर दिए हैं, जबकि उनके पास स्वयं का पक्का मकान भी नहीं है। इसके बावजूद भी उन्हें आवास नहीं मिल पा रहा। तो वहीं गांव के एक शिक्षक हैं जो शासकीय स्कूल में कार्यरत हैं, उनके परिवार को आवास सूची में पात्र घोषित कर दिया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से की, मगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। पूरा मामला बेमेतरा जिला के ग्राम पंचायत हेमाबंद का है। मेरा नाम आवास प्लस लिस्ट में था,
उसको सरपंच सचिव लोगों ने मिलके काट दिया है। और उसके लिए मैं सीओ साहब के दौरा कर बार बार चक्कर लगा चुका हूँ, कलेक्टर साहब के पास भी चला गया, अब कोई मेरे बात को सुन नहीं रहे हैं और मैं अंततः थक चुका हूँ। मुझे किसी तरह से मेरा नाम वापस उसमें जोड़ा जाए। क्या हो गया है, मतलब नाम कैसे गायब हुआ आपका नाम? मैं उसमें पहले मेरे घर में देखा तो साहब लोग आए थे मेरे पास, फोटो खींच के लेके गए थे मेरे घर का, और मेरा पैसा आगे करके मैं वेट कर रहा था, तो बीच में मेरा नाम वहाँ से गायब हो गया। मैं हाँ आवास प्लस में से नाम कट चुके हैं, ओकर लिए आए। क्या हो गया जी, कौन गाँव के? मैं हेमा बन के हरा और आवास प्लस में सूची नाम रही से ओला काट देगी है सचिव सरपंच मिल के, और जो शिक्षक है हमारे गाँव में ओला पात्रता प्रदान करे है। हमारे गरीब आदमी है, मोर नाम ला काट चुके है। और घर में थोड़े पक्की वक्की मोर नहीं है, मैं दूसरा के घर में रही था, अपन जेठमन के घर में रही था, मैं ओकर किराया पटा था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। भारत और पाकिस्तान में तनाव की स्थिति को लेकर अंबाला शहर में सिविल डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें युवकों के साथ युवतियों ने भी भाग लेकर दिखा दिया कि आज महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। सतनाम नागपाल जो समाज सेवी हैं, उन्होंने युवाओं का साथ दिया और युवाओं से नारे लगवाए। देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे से पूरा पंडाल गूंज उठा। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा से युवाओं में जोश भर दिया गया। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है। बुद्ध पूर्णिमा की प्रदेशवासियों को सीएम योगी ने बधाई दी। बुद्ध का जीवन आत्मबोध व निस्वार्थ की प्रेरणा देता है। बुद्ध का अनुसरण कर शांतिपूर्ण समाज के निर्माण का संकल्प लें। तो सीएम योगी की तरफ से देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी। बुद्ध पूर्णिमा की प्रदेशवासियों को सीएम योगी ने बधाई दी है।
और अब खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी ने जनता दर्शन लगाया है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन लगाया। दूर दूर से फरियाद लेकर फरियादी आए। सीएम योगी ने एक एक कर सबकी समस्याओं को सुना और साथ ही अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। तो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम लगा, जहां सीएम योगी ने एक एक कर सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना। तो गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने जनता दर्शन लगाया, जहां दूर दूर से फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर आए और सीएम योगी ने एक एक कर सबकी समस्याओं को सुना और साथ ही अधिकारियों को तुरंत समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। और अब खबर रायबरेली से है, जहां जनता एक्सप्रेस में महिलाओं से बदसलूकी की गई। जनरल बोगी में महिलाओं से बदसलूकी व मारपीट की गई है। ट्रेन की बोगी में जमकर धक्का मुक्की और मारपीट हुई। युवकों ने महिलाओं से बदसलूकी व मारपीट की है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बनारस से देहरादून ये ट्रेन जा रही थी। महिला के साथ मौजूद परिजनों ने विरोध किया। विरोध करने पर युवकों ने जमकर मारपीट की और ट्रेन में तैनात सुरक्षाकर्मी एसी कोच में बैठे रहे। पास में बैठे यात्रियों ने बीच बचाव कराया। जनता एक्सप्रेस में युवकों ने जमकर तांडव मचाया और इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस घटना के बाद सवाल उठने लगे हैं। खड़ी ट्रेन का ये वीडियो बताया जा रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन परिसर में ये ट्रेन खड़ी थी और इसी समय मारपीट हुई और इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो वीडियो वायरल होने के बाद ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केशवानंद जुड़ चुके हैं। केशवानंद, जिस तरीके से ट्रेन में महिलाओं के साथ ये मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, अभी तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है और क्या था पूरा मामला, दर्शकों को बताएं। केशवानंद। मामला रायबरेली जिले के शहर कोतवाली रेलवे स्टेशन के पास खड़ी ट्रेन का बताया जा रहा है, जो कि जनता एक्सप्रेस की जनरल बोगी का पूरा वीडियो है, जिसमें बताया जा रहा है कि बनारस से देहरादून जाने वाली जनता एक्सप्रेस है, उसमें जम करके मारपीट हुई है। युवकों के द्वारा महिलाओं से बदसलूकी किए जाने के बाद जो यात्री थे, जो लोग थे, उन्होंने जम करके मारपीट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। वहीं पूरे मामले पे जो आरपीएफ है, जीआरपी पुलिस, उन पे भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जो रेलवे के कोच होते हैं उनमें बाकायदा जीआरपी की पुलिस की और आरपीएफ की जो है ड्यूटी लगाई जाती है कि किसी भी प्रकार की जो यात्री हैं उन्हें कोई समस्याएं ना हो सके। लेकिन जिस प्रकार देखा
गया है कि महिलाओं से छेड़खानी की जाती है और उसके बाद जम करके मारपीट होती है, तब तक जो आरपीएफ पुलिस होती है और जीआरपी पुलिस वो नहीं आती है। और इस पूरे मामले की जो वीडियो है और सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ है तो उसके बाद आरपीएफ पुलिस और जीआरपी पुलिस का कहना है कि जो भी इसमें आरोपी है उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवालिया निशान जो है आरपीएफ और जीआरपी पुलिस पे हो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार ड्यूटी लगाई जाती है हर कोच में एक जो है सिपाही तैनाती की जाती है, लेकिन इस प्रकार की घटना हो जाती है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो सिर्फ पुलिस जो है खाना पूर्ति के नाम पे जो है आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। जी तन्वी। बिल्कुल, और इसी वीडियो के सामने आने के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ तो वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हुआ है। तो फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। साथ ही घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाश के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। कोतवाली बेहट इलाके के पिठौरी मंडौरा के पास ये मुठभेड़ हुई। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।